नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस अकेडमी जोन के एनसीईआरटी के साइंस क्लास में, जहां पे हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 तत्वों का आवर्त यानी पीरियोडिक टेबल को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग क्लास 6 से 9 तक का एनसीईआरटी का साइंस कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी का साइंस पढ़ रहे हैं। जो लोग भी क्लास कर रहे हैं आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो बिल्कुल कम कीमत पर हमारे यहाँ से एनसीईआरटी का ज्योग्राफी और साइंस के नोट्स को बाय कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी नोट्स आते रहते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पीरियोडिक टेबल को पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि अभी तक जो भी हम लोग एलिमेंट पढ़ते हैं तो अभी तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, यानी 118 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं। इसमें 94 तत्व प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित है। ठीक है, अब तत्वों का वर्गीकरण के कुछ प्रारंभिक प्रयास किए गए थे और इसमें कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने तत्वों को शुरू में वर्गीकरण करने का प्रयास किया था और इसमें सबसे पहले नाम आता है डायबेराइनर का। ठीक है, तो डायबेराइनर के त्रिक सिद्धांत आया था, यानी ट्रिपलेट आया था 1829 में। इसी तरह से न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत आया था 1863 में और मेंडलेव की आवर्त सारणी आई थी 1869 में। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मेंडलीफ ऐसे व्यक्ति थे या ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज की थी। दूसरी बात कि डायबेराइनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ ये तीनों ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर किया था। ठीक ना, इस बात को ध्यान रखना है कि तीनों वैज्ञानिक ने तत्वों का जो है परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर किया था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज 1913 में हुई और यह खोज किया गया था मोजले के द्वारा। और मोजले ने तत्वों का वर्गीकरण जो किया था वह परमाणु क्रमांक के आधार पर। दोनों यही डिफरेंस है कि ये जो तीनों वैज्ञानिक हैं डायबेराइनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ, तीनों ने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु भार के आधार पर के बढ़ते क्रम पर किया था, जबकि मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था और उन्होंने जो तत्वों का वर्गीकरण किया था उनका आधार था परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले डायबेराइनर का त्रिक सिद्धांत क्या था या ट्रिपलेट क्या था। देखिए, डायबेराइनर का जो ट्रिपलेट सिद्धांत था या त्रिक सिद्धांत था, तो इन्होंने तीन तत्वों के समूह को चुना। ठीक है, और इनके अनुसार प्रथम तत्व और तृतीय तत्व के जो परमाणु भार का औसत होगा वह द्वितीय तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। मतलब कि यहाँ पे जो डायबेराइनर थे उनके कहना था कि जो प्रथम तत्व है और जो तृतीय तत्व है दोनों का जो औसत होगा वह दूसरे के परमाणु भार के बराबर होगा। यह इनका कहना था। यह जो नियम था, यह नियम कुछ सीमित तत्वों पर ही काम किया और बाकी जो मामलों में फेल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो देखिए, इसका खोज भारतीय संगीत के जो स्वर थे सारे गा मा पा धा नि सा, इसी के आधार पर किया गया था। ठीक ना, तो भारतीय स्वर जो है भारतीय संगीत के जो स्वर हैं जिसमें 8 होते हैं, 7 होते हैं मेनली, सारे गा मा पा धा नि और सा फिर से शुरू हो जाता है। ठीक ना, तो इसी आधार पर इन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया था। ठीक ना, और इनका कहना था कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान होता है। मतलब कि प्रत्येक जो 8वां तत्व होगा वो पहले तत्व के फीचर से मैच करेगा, यह इनका कहना था। उस समय केवल 56 तत्व खोजे गए थे और जब यह न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत आया था उस समय केवल 56 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी। यह नियम केवल 56 तत्वों पर ही लागू हो सकता है, यानी उस समय तक 56 तत्व खोजे गए थे, तो यह जो नियम है यह केवल 56 तत्वों पर ही लागू होता है। बाद में खोजे गए तत्वों पर यह नियम फेल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक क्या था। तो देखिए, अब अष्टक सिद्धांत के जो ड्रॉबैक था, केवल 56 तत्वों के जगह दिया गया था इस प्रिंसिपल में और परमाणु भार को ही ध्यान नहीं रखा गया। मतलब कि परमाणु के जो भार थे उसको ध्यान नहीं रखा गया और
कम परमाणु भार वाले तत्व को पहले में रखा गया और जो ज़्यादा जो भार वाले थे इसको बाद में रखा गया, ठीक ना। और अलग अलग गुणधर्म के तत्व को एक ही स्थान दे दिया गया था, ठीक ना। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक थे अष्टक सिद्धांत के। अब हम बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। चूँकि मेंडलीव पहले ऐसे शख्स है जिन्होंने जो पीरियोडिक टेबल की खोज की थी, आवर्त सारणी की खोज की थी। तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था, पहला आवर्त सारणी मेंडलीव के द्वारा आविष्कार किया गया। उस समय कुल 63 तत्व खोजे गए थे, ठीक है। और उन्हें भविष्य में खोजे जाने वाले तत्व हेतु आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ा। मतलब कि मेंडलीव को इतना पता था कि हाँ, भविष्य में कुछ एलिमेंट की डिस्कवरी हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह को खाली छोड़ दिया। इनके आवर्त सारणी में वर्ग जो थे, जो लंबवत होते थे, ये 9 थे, और जो आवर्त होता था वह 36 होता था, और इसकी संख्या 7 लाइनें होती थी, ठीक है। परमाणु तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा गया या क्रमांक में रखा गया। कहने का मतलब है कि जो परमाणु तत्व थे उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रमांक में रखा गया, ठीक ना। अब यहाँ पे इसकी ड्रॉबैक क्या है या सीमा क्या है, अब इसकी सीमाएं के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो अब मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी इसमें हाइड्रोजन के स्थान को स्पष्ट नहीं किया गया था। मतलब कि यह नहीं बताया गया था कि हाइड्रोजन को कहाँ रखना है, ठीक ना। उसकी स्थान निश्चित नहीं थी, यानी नियत स्थान नहीं था हाइड्रोजन का। अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ता था। मतलब कि जिस एलिमेंट की द्रव्यमान ज़्यादा था कभी कभी उसको पहले ही रख दिया जाता था और कम द्रव्यमान वाले तत्वों को बाद में रखा जाता था। समान गुणधर्म तत्वों को खोजे रखने के लिए कम उलटना पड़ता था। अब देखिए, कहने का मतलब कि जिस तत्व के जो है गुणधर्म समान थे उसको कभी उलट फिर करना पड़ता था। तो ये भी कुछ दिक्कत थी, ठीक ना, मेंडलीव की आवर्त सारणी का। अब हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और जो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अब इसकी आधार क्या है, तो इसका आधार है परमाणु संख्या। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व रखे गए हैं वो परमाणु संख्या के आधार पर रखे गए हैं। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। तत्वों को आरोही यानी बढ़ते क्रम में रखा गया है। आपने देखा है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन जितने भी हैं सब देखेंगे कि इनका क्रम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक ना। तो बढ़ते हुए क्रम में यानी आरोही क्रम में रखा गया है तत्वों को, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो देखिए, ये जो दोनों लाइन है इसको एस वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस वर्ग, यानी एस क्लास बोला जाता है। और एस क्लास में, एस वर्ग में कुल 13 तत्व आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसको डी वर्ग बोला जाता है। और डी वर्ग में जो है टोटल 40 एलिमेंट आते हैं, 40 तत्व आते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, ये जो है इसको पी वर्ग बोला जाता है। और पी वर्ग में ये 37 यानी 37 तत्व शामिल किए जाते हैं, ठीक है। अब नीचे आप ध्यान देंगे तो नीचे जो ये 2 लाइनें हैं, ठीक है, तो 2 लाइनों को बोला जाता है एफ वर्ग। और एफ वर्ग में टोटल 28 तत्व आते हैं, ठीक है। और एफ वर्ग में जो ऊपर वाला जो वर्ग है इसको लेंथेनाइट वर्ग कहते हैं और नीचे वाले को एंथेनाइट वर्ग कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है 18 वर्ग होते हैं, यानी ये टोटल जो वर्ग है इस तरह से ये 18 वर्ग हैं। और आवर्त कितने हैं, तो इस तरह से जो है ये आवर्त कहलाते हैं और इसकी संख्या 7 है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ग में। तो देखिए, फर्स्ट वर्ग में क्षारीय धातु आते हैं, यानी फर्स्ट वर्ग में जो भी एलिमेंट आते हैं वो क्षारीय धातु होते हैं। और ये धातु बहुत नरम होते हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और ये एल्काली मेटल कहलाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड वर्ग की बात करें तो क्षारीय मृदीय धातुओं का वर्ग होता है और इसे एल्काली अर्थ मेटल कहा जाता है,
ठीक है। 11th वर्ग यानी 11वीं जो वर्ग है इनको सिक्का धातु वर्ग कहा जाता है। ऐसा इसलिए सिक्का धातु कहा जाता है क्योंकि इससे सिक्का बनता है और ये क्वाइन मेटल कहलाते हैं। 17वीं जो वर्ग है ये हैलोजन वर्ग कहलाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होते हैं। 18वीं वर्ग जो है इसे शून्य वर्ग कहा जाता है। शून्य वर्ग या इसे अक्रिय वर्ग या नोबल वर्ग कहा जाता है, मतलब कि ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है। अब देखिए उपधातु की संख्या कितनी है, तो आवर्त सारणी में जितने भी तत्वों को सम्मिलित किया गया है उसमें एक टोटल 7 उपधातु हैं। और धातु की संख्या कितनी है, तो 22 है। ये सारी बातों को ध्यान रखना है। धातु की संख्या उपधातु की संख्या 7, अधातु की संख्या 22 और धातु की संख्या 89। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो 7 जो उपधातु हैं इसमें कौन कौन आता है, तो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, टेलुनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक ये आते हैं। और सबसे ज़्यादा समस्थानिक किस में पाया जाता है, तो पोलोनियम में। पोलोनियम का सबसे ज़्यादा समस्थानिक होता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 57वां जो तत्व होता है, तो 57वें नंबर पर जो तत्व है इसे लेंथेनाइट कहते हैं। और इसके बाद जो 14 तत्व होते हैं ये लेंथेनाइट वर्ग के होते हैं जो नीचे लिखे जाते हैं। अभी मैंने नीचे जो बताया यहाँ पे जो मैंने बताया ऊपर वाला जो है एफ वर्ग का जो ऊपर वाला जो सारणी है इसी को लेंथेनाइट कहा जाता है। और ये कहाँ से शुरू होता है, तो ये शुरू होता है 97 तत्वों से, 97 नंबर के तत्वों से। ठीक है। इसी तरह से जो 89वें नंबर का जो तत्व है ये एंथेनाइट है। और इसके बाद जो 14 तत्व आते हैं ये एंथेनाइट वर्ग के होते हैं और ये नीचे लिखे जाते हैं। ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना है। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ प्रवृत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर और ऊपर से नीचे जाने पर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जबकि ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो ये समान रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से संयुक्तता की बात करें तो संयुक्तता जो है जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बढ़ेगा फिर घटेगा, जबकि ऊपर से नीचे जाएंगे तो संयुक्तता समान रहेगा। धात्विक गुण की बारे में बात करें तो लेफ्ट से राइट जाने पे धात्विक गुण घटेगी, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ेगा। परमाणु का आकार यानी त्रिज्या या आयतन लेफ्ट से राइट जाने पे घटेगा, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। आयनन का जो विभव है यह लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ेगा और ऊपर से नीचे जाने पर कम होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बात करें तो लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ेगा, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर कम होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर के बारे में, और ये चैप्टर नंबर 7 है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, चैप्टर है जहाँ से बिल्कुल टीआरई 3 में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नियंत्रण जो है ये नियंत्रण का जो कार्य है एक तंत्रिका तंत्र होता है और एक अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे न्यूरो इंडोक्राइनोलॉजी जो है इसके माध्यम से तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है कि न्यूरो इंडोक्राइनोलॉजी के मध्य जो है तंत्रिका तंत्र अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है। मैंने इसके पहले भी बताया था कि पूरे लाइफ में तंत्रिका जो कोशिका होती है केवल एक बार डिवाइड होती है और केवल जन्म के समय, जन्म के बाद फिर से डिवाइड नहीं होती है। जन्म के बाद कभी भी ये विभाजित नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। अब तंत्रिका तंत्र करता क्या है, तो तंत्रिका तंत्र सोचने समझने संतुलन बनाने का कार्य करता है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। ठीक है। अब तंत्रिका तंत्र की क्या है, तो तंत्रिका तंत्र की जो है
संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और मैसेज ब्रेन तक भेजने की दिशा जो है क्या होता है। अब देखिए, चूँकि कुछ भी हमारे बॉडी में ऐसा होता है तो सबसे पहले मैसेज ब्रेन को जाता है। तो आखिर ये ब्रेन तक मैसेज पहुंचता कैसे, इस बात को समझिए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम डायग्राम को देखने का प्रयास करते हैं, उसके बाद इधर समझेंगे। तो देखिए, इस डायग्राम को जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीच में आपको दिखाई पड़ता है केंद्रक, साइटोन जिसे कहते हैं, ठीक ना। और इसी के जो खाली स्थान है इसको कोशिका काय कहा जाता है। ये जो कुछ रेखा जैसी संरचना है अगल बगल में दिखाई पड़ रहा है, इसी को हम लोग द्रुमिका या डेंड्रॉइड कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं, ठीक ना। ये जो है यहाँ पे इसको तंत्रिका कक्ष या एक्सॉन कहा जाता है, ठीक ना। और फिर ये जो रेखा जैसे हैं ये फिर दूसरे तंत्रिका कोशिका से ये डेंड्रॉन के माध्यम से जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि मैसेज डेंड्रॉन से, यानी डेंड्रॉन से ये साइटोन को जाता है, साइटोन से फिर एक्सॉन को जाता है, और फिर एक्सॉन से डेंड्रॉन को चला जाता है, फिर डेंड्रॉन से साइटोन, फिर साइटोन से एक्सॉन, और फिर एक्सॉन से डेंड्रॉन। यानी यह जो प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, ठीक ना। ये सिर्फ एक ही कोशिका में नहीं होता है, तंत्रिका तंत्र के अलग अलग कोशिका में होता है। मतलब कि एक जो तंत्रिका तंत्र की जो ये एक कोशिका है, तो एक कोशिका में सबसे पहले डेंड्रॉन से मैसेज साइटोन में जाएगा और साइटोन से एक्सॉन में चला जाएगा। जबकि एक कोशिका के चक्कर पूरा हो गया तो फिर इस एक्सॉन से दूसरे कोशिका के डेंड्रॉन में मैसेज रिसीव होगा, फिर उसके साइटोन में, और फिर उसके एक्सॉन में, और फिर एक्सॉन से किसी तीसरे कोशिका के डेंड्रॉन में मैसेज चला जाएगा। इस तरह से ट्रांसफ़र होते हुए ब्रेन तक चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्सॉन है और जो डेंड्रॉन है, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को सिनेप्सिस बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? तो सिनेप्सिस बॉन्ड कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? तो सिनेप्सिस बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो सिनेप्सिस बॉन्ड एक तंत्रिका तंत्र का एक्सॉन दूसरे तंत्रिका तंत्र के डेंड्रॉन से सिनेप्सिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में, यानी रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है कि एक ऐसा क्रिया होता है जिसमें बिना सोचे तुरंत घटना घटित हो जाती है, यानी ऐसी क्रिया जो बिना सोचे तुरंत घटित होती है, इसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले तो आप वहाँ से अपना पैर खींचेंगे, ठीक ना। तो बिना सोचे समझे आपने क्या किया, तुरंत जो है अपना पैर उस कांटे पर से खींचा, यानी अब यहाँ पे क्या हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। तो यह जो रिफ्लेक्स एक्शन की जो घटना है यह स्पाइनल कॉर्ड में होती है, ठीक ना। जैसे हाथ जलने पर तुरंत आप क्या करते हैं? हटा लेते हैं, इसके बाद सोचते हैं कि अरे भाई मेरा हाथ जल गया, तो क्यों जला, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड में यह घटना घटित होती है और रिफ्लेक्स एक्शन का मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, ये बाद में पहुंचता है, ठीक है। प्रवृत्ति क्रिया को मार्शल हॉल के द्वारा दिया गया था। यह जो रिफ्लेक्स एक्शन जो है यह मार्शल के द्वारा दिया गया था। इसकी स्पीड जो है 130 से लेकर 200 मीटर प्रति सेकंड होती है, इस बात को ध्यान रखिए। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है और रिफ्लेक्स एक्शन जो है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मतलब कि अगर आपको कांटा चुभ जाए तो यह मैसेज ब्रेन तक नहीं जाएगा कि ब्रेन तक जाए फिर उधर से ब्रेन मैसेज करे कि आप पैर खींचो, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आपके पैर में कांटा चुभता है तुरंत स्पाइनल कॉर्ड मैसेज आता है कि खींचो, तो पैर आप खींच लेते हैं। उसके बाद मैसेज आता है ब्रेन को, हाँ कि कांटा चुभा, भाई पैर नहीं रखना था, और चुभा तो कैसे चुभा, ठीक है। तो इसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है, ठीक ना। यानी बिना सोचे समझे घटना घटित हो जाती है और उसके लिए हम लोग कुछ एक्शन करते हैं, और यह जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है यह हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होता है और इसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब हम बात करते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में, ठीक है। तो देखिए, ब्रेन का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है, ठीक ना। और ब्रेन का जो वजन है 1350 से लेकर 1400 ग्राम होता है और महिला में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, इसका वजन। अत्यधिक कोमल अंग है,
चूँकि ब्रेन जो क्या है ये अत्यधिक कोमल है। आप कहोगे सर ये ब्रेन हमारा कोमल कहाँ होता है, ये तो ऊपर से हड्डी दिखाई पड़े। नहीं, ये चूँकि ऊपर जो खोपड़ी है इसको जो हटा देंगे तो अंदर की जो मांसल जो संरचना है यह क्या है, ये हमारी ब्रेन है। ठीक है, ये अत्यधिक कोमल अंग है। और ब्रेन में क्रेनियम अस्थि 8 होती हैं। ब्रेन में जो है 8 अस्थि पाई जाती हैं, इसे क्रेनियम अस्थि कहा जाता है, जो ब्रेन को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आगे बात करें तो ब्रेन को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें दाहिना हिस्सा शरीर के बाएं हिस्से को और बायां हिस्सा शरीर के दाहिने हिस्से को कंट्रोल करता है। मतलब कि आपका जो दाहिना हिस्सा है वह ब्रेन के बाएं हिस्से से कंट्रोल किया जाता है और बायां हिस्सा शरीर का ब्रेन के दाहिने भाग से कंट्रोल किया जाता है, अपोजिट कंट्रोल होता है। ठीक है, ब्रेन के ऊपर क्रेनियम तथा ब्रेन के बीच में मेनिंजिस झिल्ली पाया जाता है और ये जो मेनिंजिस झिल्ली है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए, मेनिंजिस झिल्ली जो है यह ऊपरी भाग होता है और इसका नाम जो है ड्यूरोमीटर दिया गया है, वैज्ञानिक नाम ड्यूरोमीटर है। जबकि जो मध्य भाग है मेनिंजिस का इसे अर्कनाइड कहा गया है और जो निचला भाग होता है इसे पायामीटर कहा जाता है। और यही जो पायामीटर है यहीं से ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है ब्रेन को, यही पायामीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी भी बन सकता है कि ब्रेन को ऑक्सीजन और पोषण कौन प्रदान करता है, तो मेनिंजिस झिल्ली में पाया जाने वाला निचला भाग पायामीटर। ठीक है, अब देखिए ये जो मानव मस्तिष्क है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो मानव मस्तिष्क को दरअसल 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, ठीक है, यह सबसे बड़ा होता है, जैसे पार्ट जो है अग्र मस्तिष्क का है। इसके बाद आता है पश्च मस्तिष्क, ये पीछे वाला जो भाग है इसको पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। और इसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क जो काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले अग्र मस्तिष्क के बारे में। तो देखिए अग्र मस्तिष्क जो है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हम बात करते हैं सेरेब्रम के बारे में। तो सेरेब्रम जो है ये बुद्धिमत्ता, स्मृति, ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। मतलब कि आप कितनी बुद्धिमान हैं, आपकी यादाश्त कैसी है, स्मृति कैसी है, ऐच्छिक क्रिया आपकी कैसी है, ये सारा चीज़ सेरेब्रम पर डिपेंड करता है। ठीक है, थैलेमस जो है यह ठंडा गर्म दर्द की अनुभूति कराता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस प्रेम, खुशी, भूख, प्यास, नींद, हार्मोन, गुस्सा, तापमान, घृणा, इन सभी पे नियंत्रण करता है और इसीलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं पश्च मस्तिष्क के बारे में, जिसे हिंड ब्रेन भी कहा जाता है। तो पश्च मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, एक है सेरेबलम और दूसरा है मेडुला ऑब्लंगेटा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सेरेबलम के बारे में। तो देखिए शरीर का जो संतुलन स्थापन करने का जो कार्य है इस सेरेबेलम के द्वारा किया जाता है। जैसे नाचते समय, खेलते समय, चलते समय, दौड़ते समय आपका शरीर कैसे बैलेंस है कि आप नहीं गिर पाते हैं, तो ये सारा काम सेरेबेलम का है कि सेरेबेलम आपके बॉडी के बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, तो जितने भी अनैच्छिक क्रिया हैं तो अनैच्छिक क्रिया पर नियंत्रण करता है, जैसे उल्टी करना, छींक, श्वसन, पाचन और क्रमाकुंचन, ये सभी अनैच्छिक क्रिया हैं और अनैच्छिक क्रिया पर मेडुला ऑब्लंगेटा का क्या होता है, जो है नियंत्रण होता है। ब्रेन का पश्च जो मस्तिष्क है इसी में ऑब्लंगेटा पाया जाता है और स्पाइनल कॉर्ड से ये जुड़ा रहता है। अब हम बात करते हैं पौधों में गति के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पौधों की गति, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए पौधे में गति जो है, पौधे का मूल जड़ जाना और लंबाई में वृद्धि। ठीक ना, अब यहाँ पे जो पौधे में गति होती है ये दरअसल 2 तरह से होता है। एक होता है वृद्धि से मुक्त गति, यानी इसमें पौधे की वृद्धि नहीं होगा। ठीक ना, जैसे कि छुई मुई का पौधा, छुई मुई का जो पौधा है ये इसमें उसमें होता क्या है कि आप छुई मुई के पौधे को जो टच करेंगे उसके पत्तियाँ को, तो छुई मुई का पौधा ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, बल्कि उसकी पत्तियाँ सिकुड़ जाएंगी।
ठीक ना। और दूसरा पौधे में गति क्या होता है, वृद्धि के आश्रित गति, मतलब कि वृद्धि के अनुसार उसमें गति होगा। ठीक है, तो देखिए वृद्धि के आधार पर जो गति होती है या वृद्धि पर आश्रित गति जो होती है, इसे भी हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्रकाशानुवर्तन। अब प्रकाशानुवर्तन में होगा क्या कि पौधे पर जब प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो प्रकाश पड़ने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पौधा का जो जड़ है, यह जड़ ऋणात्मक जो है गति करता है, जबकि तना धनात्मक गति। अब कहने का मतलब है कि जैसे पौधे के ऊपर, मान लीजिए कि यह पौधा है और पौधे के ऊपर जैसे प्रकाश पड़ेगा, जैसे आपने सूरजमुखी का पौधा देखा है, तो सूरजमुखी का पौधा पर जब प्रकाश पड़ता है तो उसका फूल उधर ही घूमता है जिधर सूर्य से प्रकाश आ रहा है। तो इसका मतलब कि सूर्य के प्रकाश के अनुदेश जो है वो क्या कर रहा है, सूरजमुखी का पौधा घूम रहा है। ठीक ना, तो वही कहा जा रहा है कि प्रकाशानुवर्तन में जो है जड़ क्या करता है, ऋणात्मक गति करता है, मतलब कि जड़ में गति नहीं होती है, ठीक ना, और गति भी करता है तो ऋणात्मक, जबकि तना में क्या होता है, धनात्मक गति होती है। ठीक ना, तना प्रकाश के अनुसार घूमता रहता है। ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन के बारे में बात करें तो देखिए गुरुत्वानुवर्तन में क्या होता है कि जो जड़ है ये धनात्मक गति करता है, जबकि तना ऋणात्मक। ठीक ना, इसी तरह से रसायनुवर्तन के बारे में बात करें तो इसमें जो है पराग नलिका का बीजांड की ओर गति करना, ये रसायनुवर्तन कहलाता है। मतलब कि जो पराग कणिक, जो मान लीजिए पराग जो नलिका है ये कुछ इस प्रकार का जो है पराग नलिका जो है, इसमें बीजांड की तरफ क्या करना, बीजांड की तरफ गति करना, ये क्या कहलाता है, ये रसायनुवर्तन कहलाता है। और फिर आता है जलानुवर्तन। जलानुवर्तन में क्या होता है कि जड़ जो होता है ये धनात्मक गति करता है, ठीक ना, और तना ऋणात्मक गति करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई पौधा जल में है, तो देखिए जल में जो पौधा रहता है वो क्या करता है, इसकी जो जड़ होती है जल के नीचे की तरफ जाती है और तना ऊपर जाता है। तो चूंकि जल की बात हो रही है तो जड़ तो नीचे जा रहा है, मतलब कि धनात्मक गति कर रहा है, और तना ऊपर जा रहा है तो ऋणात्मक गति कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण में कोई भी चीज़ देखते हैं नीचे की तरफ, यानी पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो जो पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगी मतलब कि जड़ नीचे की तरफ आएगा तो धनात्मक, और तना मिट्टी से ऊपर जाएगा यानी जमीन से ऊपर जाएगा, इसलिए ऋणात्मक। ठीक है, इसी तरह से प्रकाश का भी मैंने समझा दिया। अब जंतुओं में हार्मोन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हार्मोन रक्त के माध्यम से गमन करते हैं, मतलब कि हार्मोन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह ब्लड के माध्यम से होता है। इस बात को मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब देखिए पिनियल ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। तो पिनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल ग्रंथि है, इसके बाद पीयूष ग्रंथि आता है, मतलब कि सबसे छोटा पिनियल ग्रंथि, उसके बाद पीयूष ग्रंथि। और ये जो पिनियल ग्रंथि है इसी को जैविक घड़ी कहा जाता है। यह क्या करती है, ये जैविक घड़ी का संतुलन करती है। ठीक है ना, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, और ये पैटर्न बनाता है, मतलब कि आपको जागना कब है, सोना कब है, यह पैटर्न जो बन जाता है कि हमको डेली सुबह 5 बजे जग जाना है, रात को 10 बजे तक सो जाना है। तो यह पैटर्न क्या है, यह पैटर्न जो है कौन बनाता है, तो पिनियल ग्रंथि बनाती है कि हाँ इनको जो है 10 बजे तक सुला देना है और सुबह 5 बजे तक जगा देना है। ठीक ना, तो यह जो है पिनियल ग्रंथि के काम होता है, और इसी को बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करें तो इसका वजन 0.6 ग्राम होता है, और पिनियल के बाद सबसे छोटी ग्रंथि है, यानी पिनियल सबसे छोटा, उसके बाद पीयूष ग्रंथि। यह वृद्धि हार्मोन है, मतलब कि पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। अन्य ग्रंथि पर यह नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक ना, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो पीयूष ग्रंथि है ये यहाँ पे 2 चीज़ का स्राव करती है। एक होता है STH यानी सोमैटोट्रोफिक, जिसे वृद्धि हार्मोन बोलते हैं, और ये लंबाई को निर्धारित करता है STH। ठीक ना, अब जिसमें STH की मात्रा कम रिलीज होगी उसकी हाइट छोटी हो जाएगी, जिसमें STH की मात्रा अच्छी खासी रिलीज होगी उसकी हाइट जो है वो अच्छा खासा होगा। और दूसरा इस स्राव करता है पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन है यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक ना, अब देखिए ऑक्सीटोसिन करता क्या है, तो इसे प्रेम का हार्मोन कहा जाता है।
क्योंकि जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो वहाँ पे ममत्व तो झलकता है, माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं ऑक्सीटोसिन के कारण ही। जन्म देने वाला हार्मोन कहा जाता है ऑक्सीटोसिन, इसको आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक माँ जो है अपने बच्चे को जो है गले लगाती है, क्यों? वहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो है काम कर रहा है। दूध का श्रवण प्रेरित करने वाला ये ऑक्सीटोसिन ही है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीटोसिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे प्रेम का हार्मोन, जन्म देने वाला हार्मोन, आलिंगन का हार्मोन और दूध का स्राव इसी के द्वारा होता है। अब देखिए हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। तो थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, और इसे आउटो ग्रंथि भी कहा जाता है। इसमें आयोडीन की ज़रूरत होती है, यानी थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की ज़रूरत होती है। कितना? तो 120 मिलीग्राम प्रतिदिन। और थायरोक्सिन की कमी से क्या होता है? घेघा रोग होता है, या आप जानते हैं कि आयोडीन की कमी से जिसे कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में बात करें, इसे पारा आउटो ग्रंथि कहते हैं। इससे निकलने वाला हार्मोन जो है कोलिप का हार्मोन कहलाता है। कैल्शियम तथा फास्फेट की मात्रा नियंत्रित करता है। पैराथायराइड ग्रंथि कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है, इस बात को आप याद रखिएगा। बात करते हैं हम थाइमस ग्रंथि के बारे में। तो थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित होता है और टी लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। अब देखिए ये जो थाइमस ग्रंथि है, ठीक है, तो यह क्या करता है? यह प्रतिरक्षा संबंधी कार्य प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो WBC में एक टी सेल होता है, टी लिम्फोसाइट होता है। तो WBC में जो टी लिम्फोसाइट सेल होता है यही प्रतिरक्षा का कार्य करता है। हमारे शरीर में जो रोगाणुओं से लड़ने का, फाइट करने का काम यही करता है, ठीक ना। तो ये जो टी लिम्फोसाइट जो सेल है WBC में, इसका निर्माण थाइमस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय ये मिश्रित ग्रंथि है, ऐसा इसलिए क्योंकि अग्नाशय हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करता है, ठीक है। और दूसरे सबसे बड़े ग्रंथि है, और प्रथम कौन है? तो प्रथम यकृत है, यानी सबसे बड़ा जो ग्रंथि है यकृत है, और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय के लैंगरहैंस के बीटा कोशिका ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है और बीटा कोशिका से निकलने वाले इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है। यानी जो इंसुलिन है यही क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसलिए देखते हैं कि जिस व्यक्ति में इंसुलिन की मात्रा कम स्रावित होती है उसे क्या होता है? डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अधिवृक्क के बारे में। तो देखिए अधिवृक्क को या एड्रिनल ग्रंथि को हम लोग लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है, ठीक ना। क्योंकि देखिए कोई भी आकस्मिक समय में आप फौरन जो एक्शन लेते हैं कि जैसे अगर मारपीट हो रहा था आप भागना शुरू कर देते हैं, ठीक ना। तो ये क्या है? तो ये जो है लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है एड्रिनल ग्रंथि को। इसमें एड्रेनलिन हार्मोन स्राव की जाती है, जिससे बीपी हाई हो जाता है, धड़कन तेज हो जाती है और लार सूख जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, गुस्सा आता है। ये सारा काम एड्रिनल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके सामने अचानक सांप आ जाए, आप क्या रिएक्ट करोगे, ठीक ना। सबसे पहले तो आपके जो धड़कन तेज जाएंगे, अरे बाप रे सांप देख लिए। यहाँ से दो तरीका है, या तो आप उसको मारने का प्रयास करोगे या फिर वहाँ से भागना शुरू करोगे। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? एड्रिनल ग्रंथि, क्योंकि इसी को उड़ो या लड़ो हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। और इस स्थिति में आपकी बीपी हाई हो जाएगा, धड़कन तेज चलने लगेगा, आपके जो लार होगा वो मुंह में लार सूखना हो जाएगा, आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, गुस्सा आएगा। तो ये सारा काम एड्रिनल का है। अब हम बात करते हैं जनन हार्मोन के बारे में। तो देखिए जनन हार्मोन दरअसल मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में जो जनन हार्मोन है यह वृषण में होता है और इसे एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। महिला के अंडाशय में जनन हार्मोन होता है, इसे एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। तो ये कुछ चैप्टर था जिसे हम लोग पढ़ने का प्रयास किए, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।